हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे। अभी तक हम 6 चैप्टर को देख चुके हैं। आज हम 7वें चैप्टर उत्पादन की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उत्पादन क्या है अर्थात उत्पादन से आशय। दूसरा, उत्पादन के प्रमुख साधन जिनकी सहायता से उत्पादन कार्य किया जाता है। नंबर 3, उत्पादन की प्रमुख अवधारणाएं अर्थात उत्पादन से जुड़ी हुई कौन कौन सी अवधारणाएं हैं। और नंबर 4, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से केवल 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है उसके लिए हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे, जिसको विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे उत्पादन क्या होता है। उत्पादन के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अपनी अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की हैं। जैसे कि मार्शल ने उत्पादन को परिभाषित करते हुए कहा है, उपयोगिता का सृजन करना, अर्थात किसी वस्तु में यदि उपयोगिता का सृजन कर दिया जाता है तो उसे उत्पादन कहेंगे। वहीं फ्रेजर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, उपयोगिता की पुनः स्थापना करना, अर्थात वस्तु में जो उपयोगिता पहले से है उसमें और वृद्धि कर देना। वहीं मेयर्स ने उत्पादन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आदान प्रदान अर्थात लेन देन हेतु वस्तुओं और सेवाओं के रूप में परिणाम देने वाली प्रक्रिया उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। वहीं थॉमस नामक अर्थशास्त्री ने उत्पादन को परिभाषित करते हुए कहा है कि वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर देना ही उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि एक उत्पादन प्रक्रिया से अभिप्राय किसी वस्तु या सेवा की मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता में वृद्धि या क्षमता का सृजन करने से होता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम किसी वस्तु या सेवा में ऐसा गुण उत्पन्न कर दें जिससे किसी व्यक्ति की आवश्यकता पूरी हो सकती हो तो उस गुण को ही हम क्या कहेंगे, उत्पादन का कार्य कहेंगे। अर्थात उसकी जो आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है उसमें या तो नए रूप से सृजन कर दें या फिर वर्तमान जो उसकी क्षमता है उसको बढ़ा दें, तो ऐसी प्रक्रिया उत्पादन की प्रक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं हम उत्पादन के प्रमुख साधन। उत्पादन के प्रमुख साधनों से तात्पर्य है कि किन साधनों की सहायता से हम उत्पादन कार्य कर सकते हैं। मुख्य रूप से उत्पादन साधनों को 5 भागों में बांटा जाता है। उत्पादन साधनों का एक दूसरा नाम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको, आधा या पड़त या इनपुट्स भी हम कहते हैं। इन 5 साधनों में मुख्य रूप से पहला साधन श्रम, लेबर जिसको कहते हैं। दूसरा साधन पूंजी, कैपिटल के नाम से जानते हैं। तीसरा साधन भूमि एवं प्राकृतिक साधन, नेचुरल रिसोर्सेस। चौथा साधन तकनीक एवं प्रबंधन, टेक्नोलॉजी, या इसको ये भी कह सकते हैं संगठन और प्रबंधन। और 5वां साधन है साहस अथवा उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। इन 5 साधनों के बारे में अब हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं श्रम या लेबर किसे कहते हैं। वास्तव में एक श्रम से तात्पर्य है मनुष्य द्वारा किए गए कोई भी शारीरिक और मानसिक कार्य से होता है। व्यक्ति जो शारीरिक कार्य कर रहा है या मानसिक कार्य कर रहा है उसे हम श्रम की श्रेणी में शामिल करते हैं। अब इसका मापन कैसे किया जाए? श्रम का मापन हम कार्य के घंटों के द्वारा करते हैं, अर्थात कितने कार्य के घंटे उसके द्वारा किए गए हैं। और जो श्रम रूपी साधन है उसको जो उसका पारिश्रमिक दिया जाता है, अर्थात कार्य करने के बदले जो उसको प्रतिफल चुकाया जाता है, वह प्रतिफल उसका मजदूरी या वेज कहलाता है। दूसरा साधन होता है पूंजी या कैपिटल। भूमि के अलावा संपत्ति का वह भाग पूंजी कहलाएगा जिसका उपयोग धन उत्पादन के लिए किया जाता है, अर्थात उससे हम और अधिक राशि कमाने का उपाय करते हैं। इसमें मुख्य रूप से कच्चा माल, भवन, मशीनें इनको शामिल करते हैं। अब चूंकि पूंजी का उपयोग कर रहे हैं तो जो पूंजी का मालिक है
उसको उसके बदले में जो पारिश्रमिक प्राप्त होगा या प्रतिफल प्राप्त होगा उसे हम ब्याज या इंटरेस्ट कहते हैं। तीसरा साधन होता है भूमि या लैंड। भूमि का तात्पर्य कोई जमीन के टुकड़े से ही नहीं होता है। वास्तव में भूमि से अर्थशास्त्र में जो आशय लिया जाता है उसका तात्पर्य उसमें उन सभी पदार्थों और उन शक्तियों को शामिल करते हैं जो मनुष्य को प्रकृति से निःशुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य क्या है? दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, निःशुल्क और उपहार स्वरूप। अर्थात प्रकृति उसके बदले में मानव से कुछ भी नहीं चाहती, लेकिन यदि मानव दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, जो व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है, तो वो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल चाहता है और उसी प्रतिफल के बदले में जो उसको पारिश्रमिक चुकाते हैं उसे हम लगान या रेंट कहते हैं। चौथा साधन होता है संगठन या प्रबंधन, मैनेजमेंट। जो उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं उन उत्पादन के विभिन्न साधनों को उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित स्थान पर कार्य पर लगाने का जो निर्णय करता है वह निर्णयकर्ता ही संगठन या प्रबंध कहलाता है। और ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को हम मुख्य रूप से प्रबंधक या मैनेजर के नाम से जानते हैं। और जो व्यक्ति इस कार्य को कर रहा है उसे जो प्रतिफल प्राप्त होगा या जो पारिश्रमिक प्राप्त होगा उसे हम वेतन या सैलरी कहते हैं। पांचवा होता है साहस, एंटरप्राइज। बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि जो उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करने का कार्य होता है वो यही साधन करता है। अब चूंकि कोई भी व्यवसाय प्रारंभ किया जा रहा है या उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है तो उसमें कई प्रकार के जोखिम होते हैं। जोखिम किस प्रकार के कि व्यक्ति चूंकि कार्य लाभ कमाने के लिए करता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसको लाभ ही हो, उसको हानि भी उठानी पड़ सकती है और भी कई प्रकार के जोखिम होते हैं। इन सारे जोखिमों को उठाने का जो कार्य जो साधन करता है उसे हम साहस या एंटरप्राइज के नाम से जानते हैं। और जो उत्पादन में लाभ हानि होंगे उन सभी के लिए यही व्यक्ति जिम्मेदार होता है। अब इसे वैसे तो हम क्या है कि जिसको प्रतिफल प्राप्त होता है उसको हम लाभ के नाम से जानते हैं, लेकिन अब आप कहेंगे साहब इसको हानि हुई तो फिर हानि को हम लाभ कैसे कह देंगे? हानि को हम ऋणात्मक लाभ के रूप में दर्शाते हैं। अर्थात उसे लाभ प्राप्त हो रहा है तो वो धनात्मक रूप में दर्शाया जाता है और यदि हानि हो रही है तो उसे हम ऋणात्मक रूप में दर्शाएंगे। यदि हम ये कहें कि -1000 रुपए किसी साहसी को लाभ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे हानि हो रही है 1000 रुपए की। यहीं पर एक चीज और हमें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, जो श्रम साधन है वह उत्पादन का सक्रिय साधन माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि श्रम एक ऐसा साधन होता है जिसके बिना उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती। साथ ही यदि हम ये चाहें कि श्रम के द्वारा ही केवल उत्पादन कर लें तो चाहे कम मात्रा में उत्पादन हो लेकिन उसके द्वारा अकेले ही उत्पादन कार्य किया जा सकता है, यद्यपि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो सकती है। आइए अब बात करते हैं यही उत्पादन की तकनीकी। ये भी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उत्पादन को समझने में भी ये तकनीक बहुत महत्वपूर्ण होती है। उत्पादन की तकनीक को हम दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहली होती है श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं श्रम प्रधान, अर्थात श्रम का प्रयोग ज्यादा किया जाए। अर्थात उत्पादन जब प्रक्रिया में हम पूंजी की तुलना में श्रम का प्रयोग ज्यादा करते हैं तो वो श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहलाती है। अब इसका प्रयोग एक उद्यमी कब करेगा या एक साहसी कब करेगा? जब वो ये देखेगा कि पूंजी की तुलना में उसे श्रम कम कीमत में प्राप्त हो रहा है, अर्थात पूंजी की तुलना में श्रम की कीमत कम चुकानी पड़ रही है, तब वह इस तकनीक का उपयोग करेगा। दूसरी होती है पूंजी गहन तकनीक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जब उत्पादन प्रक्रिया में हम श्रम की तुलना में पूंजी का अधिक प्रयोग करेंगे तो उसे पूंजी गहन तकनीक कहलाती है। उसमें क्या होता है कि चूंकि पूंजी हमें सस्ती मिल रही है और श्रम के लिए हमें ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है, ऐसी स्थिति में जो उत्पादक होता है या साहसी होता है वह यह निर्णय करता है कि श्रम के स्थान पर पूंजी का प्रयोग अधिक किया जाए। इसलिए जब भी उत्पादन प्रक्रिया में श्रम के तुलना में हम पूंजी का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम पूंजी गहन तकनीक कहते हैं। ये दोनों ही तकनीकें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
आपको नाम पर ही विशेष जोड़ दें तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पूंजी गहन अर्थात पूंजी का ज्यादा प्रयोग, श्रम गहन श्रम का ज्यादा प्रयोग। तो दोनों अवधारणाओं को आप ध्यान से समझ लें। तीसरी बात करते हैं उत्पादन से जुड़ी हुई अवधारणा। बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहाँ आपको गणितीय रूप में भी कुछ समस्याएं सुलझानी पड़ती हैं, इसलिए इससे जुड़ी हुई अवधारणाओं को आप ध्यान से समझें। उत्पादन से जुड़ी हुई जो अवधारणाएं हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहली होती है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्ट, जिसे हम शॉर्ट में टीपी के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा होता है औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम एपी के द्वारा दर्शाते हैं। तीसरा होता है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट या एमपी। एक एक अवधारणाओं को हम ध्यान से समझेंगे, तभी हम इनके आधार पर जो गणितीय समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। पहली बात करते हैं हम कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट। जब हम एक निश्चित समय अवधि, आप ध्यान दें, शब्दों पर भी ध्यान दें, एक निश्चित समय अवधि में जितने भी उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं उनके द्वारा जो कुल वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है उसे हम कुल उत्पादन या टोटल प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल से समझें इसको। जैसे मान लीजिए एक कोई मशीन है और उसके द्वारा उत्पादन कार्य कर रहे हैं, उस पर 6 श्रमिक हमने काम पर लगा दिए और जो एक श्रमिक है उसके द्वारा वस्तु की 5 इकाई पैदा की जा रही है या 5 इकाइयों का उत्पादन किया जा रहा है। तो कुल उत्पादन कितना होगा? क्योंकि एक श्रमिक के द्वारा 5 इकाइयों का उत्पादन किया गया है और कुल श्रमिक 6 है, तो जो टोटल प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 5 गुणा 6, 30 इकाई हमारे पास उत्पादन प्राप्त होगा। टोटल प्रोडक्ट को ज्ञात करने के लिए हम सूत्रों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे पहला सूत्र होता है टीपी इज इक्वल टू सिग्मा एमपी। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना। जो विभिन्न प्रकार की एमपी हमें प्राप्त होंगी, सीमांत उत्पादन प्राप्त होंगे, जिनको हम अगले बिंदु में समझेंगे अभी, उनका यदि जोड़ कर लें तो जो जोड़ करने पर राशि प्राप्त होगी वह टीपी को दर्शाएगी। दूसरा इसी को ज्ञात करने का सूत्र होता है टीपी इज इक्वल टू एपी इंटू साधनों की संख्या। एपी औसत उत्पादन अर्थात एक श्रमिक का उत्पादन कितना है और कितने श्रमिक लगाए गए या कितने साधन लगाए गए, उनका आपस में यदि हम गुणा कर लें तो हम कुल उत्पादन को ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी अवधारणा पर चलते हैं, औसत उत्पादन, एवरेज प्रोडक्ट या एपी। जो कुल उत्पादन अभी हमने अवधारणा समझी थी, यदि इस कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग दे दें तो जो राशि प्राप्त होगी वो औसत उत्पादन एपी कहलाएगी। या ध्यान दें, आप स्थिर साधनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का बात कर रहे हैं। तो हमें परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का भाग देना है। और यहाँ चूंकि स्टडी की दृष्टि से या मतलब विश्लेषण की दृष्टि से जो परिवर्तनशील साधन लेते हैं काम में, वो सामान्य रूप से श्रमिक को काम में लिया जाता है, जिसको हम एल के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो हम सूत्र रूप में बात करेंगे औसत उत्पादन की, तो एपी बराबर टीपी बटा एल। टीपी कुल उत्पादन और एल परिवर्तनशील साधन, जिसको हम किसके रूप में ले रहे हैं? श्रम के रूप में ले रहे हैं। तो इसका यदि हम भाग दे दें कुल उत्पादन में तो हमारे पास औसत उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से देखें, मान लीजिए 4 श्रमिक काम कर रहे हैं और उनका कुल उत्पादन 32 इकाई है, तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा? कुल उत्पादन 32 और एल का मान 4, तो 32 बटा 4 बराबर 8 इकाई हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी। मार्जिनल शब्द को आप विशेष रूप से समझें क्योंकि ये आगे भी कई चैप्टरों में काम आएगा। मार्जिनल का मतलब होता है एक इकाई में परिवर्तन, एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन। जैसे 6 से बढ़ा करके 7 करना या 7 से बढ़ा करके 8 करना, उससे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, या एक उत्पादन साधन की इकाई में कमी कर देना, उससे भी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो सीमांत इकाई को दर्शाती है। तो हम जैसे सीमांत उत्पादन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशील साधन की एक इकाई का कम या अधिक प्रयोग करने पर कुल उत्पादन में जो अंतर आएगा वही अंतर क्या कहलाता है? सीमांत उत्पादन कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझें इसी चीज को।
जैसे श्रम की 1 इकाई का प्रयोग करने पर वस्तु की 4 इकाइयों का उत्पादन होता है, और जब हम साधन श्रम की 2 इकाइयां लगाते हैं तो उत्पादन बढ़कर के 10 इकाई हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो सीमांत उत्पादन होगा उसे कैसे ज्ञात करेंगे? 10 - 4 कितना आया? 6 इकाई। अब ये ध्यान दें, जो ये 6 इकाई जो सीमांत उत्पादन निकाला है, ये दूसरी इकाई का सीमांत उत्पादन होगा, क्योंकि पहली इकाई का कोई सीमांत उत्पादन इसलिए ज्ञात नहीं करते, जो उसका कुल उत्पादन होता है वही उसका सीमांत उत्पादन का काम करता है। इसलिए जब आगे टेबल में भी देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि पहली इकाई का सीमांत उत्पादन कई जगह डैश लिख दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है, कई जगह जो कुल उत्पादन का मान है वो लिख दिया जाता है। अर्थशास्त्र में दोनों को ही हम सही मानते हैं। अब यदि हम सूत्र की बात करें सीमांत उत्पादन ज्ञात करने के लिए, तो 2 सूत्र काम में लिए जाते हैं। पहला सूत्र होता है MP = TPN - TPN - 1। अब ये TPN और TPN - 1 क्या है? TPN का मतलब है N इकाइयों का कुल उत्पादन। N इकाई किसकी? उत्पादन साधन की। जैसे मान लें कि उत्पादन साधन की हमने 5 इकाइयां काम में ली, उनके द्वारा कितना कुल उत्पादन प्राप्त हुआ। और TPN - 1 अर्थात अंतिम इकाई से पहली वाली इकाई, उनका कुल उत्पादन। जैसे अभी हमने बताया कि भाई 6 इकाइयों का कुल उत्पादन इतना, और 5 इकाइयों का कुल उत्पादन कितना। जो 5 इकाइयों का उत्पादन होगा वो कहलाएगा TPN - 1, और TPN कौन सा कहलाएगा? 6 इकाई वाला कुल उत्पादन। तो जो अंतिम इकाई के कुल उत्पादन में से उससे पूर्व वाली कुल इकाई के उत्पादन को घटा दिया जाएगा, तो जो मान प्राप्त होगा वो सीमांत उत्पादन कहलाएगा। दूसरा सूत्र होता है हमारे पास MP = डेल्टा TP। जो यहाँ त्रिभुज का सा चिन्ह बना हुआ है, ये डेल्टा कहलाता है, डेल्टा TP बटा डेल्टा L। जो ये डेल्टा है ये परिवर्तन को बताता है। अब जैसे डेल्टा TP तो किसमें परिवर्तन? कुल उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन। और डेल्टा L जो परिवर्तनशील साधन था, जहां पर हमने श्रम को काम में ले रहे थे, उसकी मात्रा में होने वाला परिवर्तन। तो हम जो डेल्टा L का मान है उसका भाग दे दे किसमें? डेल्टा TP में, तो हमारे पास MP का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इन तीनों अवधारणाओं को हम एक गणितीय समस्या के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप बारीकी से समझ लें, क्योंकि पेपर में 4 नंबर का प्रश्न इस अवधारणाओं पर पूछा जाता है। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें 4 कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में श्रम की इकाइयां। श्रम की इकाइयां मतलब क्या हुआ? यहाँ परिवर्तनशील साधन की इकाइयां, जिसको हम L के द्वारा दर्शा रहे हैं। दूसरा है कुल उत्पाद TP, तीसरे में औसत उत्पाद AP, और चौथे में सीमांत उत्पादन MP। पेपर में भी क्या होता है कि इसमें कुछ मान हमें दे दिए जाते हैं और कुछ खाली स्थान दे दिए जाते हैं, उन पर हमें गणना के द्वारा मान ज्ञात करने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर भी आप इस टेबल में देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कई स्थानों पर, जो 11 हैं कुल क्वेश्चन मार्क। इन क्वेश्चन मार्क वाले स्थानों पर क्या क्या मान आएंगे, ये सारी चीजें आपको ज्ञात करनी है। जैसे हम बात करें, जब श्रम की 1 इकाई काम में ली जा रही है उस समय कुल उत्पाद, अब कुल उत्पादन क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अर्थात ये मान हमें ज्ञात करना है। औसत उत्पाद, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सीमांत उत्पादन का मान दिया हुआ है 20 इकाई। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूज हो सकता है, मैंने पहले ही बताया था, कई बार यहाँ पर डैश दिया होगा, 0 दिया होगा, या कोई मान दिया हुआ है। डैश और 0 दिया हुआ है तब आपसे कुल उत्पाद और औसत उत्पाद का मान ज्ञात नहीं करवाएंगे, लेकिन यदि सीमांत उत्पाद का मान दे दिया उन्होंने तो आप ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, जो सीमांत उत्पादन का मान होगा वही मान किसका होगा? पहली इकाई के लिए कुल उत्पादन का मान होगा। जब यहाँ पर सीमांत उत्पादन 20 इकाई है तो कुल उत्पादन का मान भी कितना होगा? 20 इकाई होगा। अब औसत उत्पादन कितना होगा? क्योंकि कुल उत्पादन कितना है? 20 इकाई। और परिवर्तनशील साधन की इकाइयां कितनी काम में ली है हमने? 1 इकाई। तो 1 का भाग देंगे हम 20 में, तो कितना मान आ जाएगा आपके पास? ये मान भी 20 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी इकाई की बात करें, अब दूसरी इकाई के लिए आप देख रहे हैं
यहाँ पर कुल उत्पादन के आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन औसत उत्पादन दिया हुआ है 18 इकाई, और सीमांत उत्पादन के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ कितना मान आएगा, दोनों मान हम ज्ञात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कुल उत्पादन की। कुल उत्पादन का सूत्र मैंने आपको बताया था, TP = AP × L। AP का मान यहाँ दिया हुआ है आपके पास 18, L का मान कितना है 2, क्योंकि 2 श्रम की इकाइयों को काम में ले रहे हैं। तो 18 × 2 कितना मान आ गया TP का आपके पास 36 इकाई। तो TP का मान 36 इकाई प्राप्त होगा। अब TP का मान आ गया आपके पास में, और पहला मान आपके पास है 20, पहला मान 20 है 1 इकाई के लिए, और 2 इकाई के लिए TP का मान कितना आया 36 आया। अब आप MP का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, अंतिम वाले TP के मान में से उससे पूर्व वाला TP का मान घटाना है। ये अवधारणा बिल्कुल समझ लेना, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ आप नहीं समझ पाए तो आगे दिक्कत आएगी। अब वो करना क्या है, 36 में से 20 को घटाना है, अर्थात TP के अगले वाले मान में से पिछला वाला मान घटा देना है। तो 36 - 20 कितना रह गया 16 इकाई। तो MP का, जहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क के आगे चौथा मान जो ज्ञात करने को बताया है, वो कितना आ जाएगा 16 इकाई प्राप्त हो जाएगा। तीसरी इकाई के लिए बात करें, यहाँ पर TP का मान 48 दिया हुआ है, MP का मान 12 आपको दिया हुआ है, AP का मान आपको ज्ञात करना है। अब वही सूत्र की सहायता, AP कैसे ज्ञात करेंगे, TP में किसका भाग दे दें हम, परिवर्तनशील साधन की इकाइयों का। तो यहाँ TP कितना है 48, और परिवर्तनशील साधन कितने हैं हमारे पास, श्रम की इकाई 3। तो 3 का 48 में भाग दे देंगे, मान कितना आ जाएगा 16 इकाई आपके पास प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से आप जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं 6, 7, 8, 9, इन सब के मान ज्ञात करें, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बता दूं मैं, लास्ट वाला 7वीं इकाई के लिए यदि हम बात करें, जब हम श्रम की 7 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, उस समय आप क्या देख रहे हैं, TP का मान आपको दिया हुआ है केवल, और AP और MP का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले वही AP की बात करें हम, क्योंकि TP मान कितना है 56, और L का मान कितना है 7। तो 7 का भाग देंगे आप किसमें 56 में, तो 7 और 8 56, तो कितना मान आ गया आपके पास 8 इकाई AP का मान प्राप्त हो गया। अब MP की बात करें, MP के लिए वही मैंने बताया, अंतिम इकाई से जो TP है उससे पहली वाली इकाई के लिए जो TP है उसके मान को घटाना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि अंतिम इकाई का मान तो 56 है, और उससे पहली वाली इकाई का मान कितना है 60 है, जो कि ज्यादा है। लेकिन यहाँ हम क्या घटाएंगे, वही स्थिति वही रहेगी, अर्थात 56 में से 60 तो नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, घटाएंगे तो हम 60 में से 56, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, -4, अर्थात यहाँ पर सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो जाता है। ये स्थिति कब आती है, जब हम उत्पादन साधनों का ज्यादा प्रयोग करने लग जाते हैं, तो उस समय उनकी कार्यक्षमता बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है वो हमें ऋणात्मक रूप में प्राप्त होता है, जैसा कि यहाँ पर -4 के रूप में देखा गया है। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण भी है कि आपने देखा MP का मान जो सीमांत उत्पादन है 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तीनों स्थितियां हमें जैसी भी स्थिति होगी उसके अनुसार देख सकते हैं। इसलिए प्रारंभ में सामान्यतः MP का मान धनात्मक बना रहता है, उसके बाद मान 0 पर आता है, और उसके बाद जैसे जैसे साधनों का प्रयोग करेंगे सीमांत उत्पादन का मान ऋणात्मक रूप में हमें प्राप्त हो सकता है। तो आप इन सारे मानों की गणना करें, और इसीलिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपके अभ्यास के लिए यहाँ दिया है, जिसमें आप देख रहे हैं टेबल बनी हुई है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, और क्वेश्चन मार्क वाले मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मान है। इन 7 मानों को आप सूत्रों की सहायता से गणना करें। गणना करने में यदि कहीं कोई दिक्कत आती है आपको, हालांकि मैंने आपको पूरा समझा दिया है, सूत्रों का कैसे उपयोग करना है ये भी आप समझ चुके हैं, फिर भी यदि कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर चैप्टर आपकी समझ में आया, अच्छा लगा, तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपने अभी तक
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, और पढ़ाई को निरंतर आप बनाए रखें। वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताएं। आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे रेगुलर आपको अपडेट्स मिलते रहें हमारी जो भी नई वीडियोज़ हैं। थैंक यू।